वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बहुपद। इसमें हम जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और उससे जुड़े हुए सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो आइए अब उन्हें हम जान लें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 2 बहुपद, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं बहुपद। जो बहुपद है वो दो तरह की संख्याओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हम पहली संख्या के बारे में बात करें तो वो होती हैं चर और दूसरी संख्या होती है अचर। जब चर और अचर संख्या को एक दूसरे के साथ लिखा जाए और इनके मध्य धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है तो बनने वाली समीकरण या फिर बनने वाला जो समीकरण होता है वह बहुपद कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। जो ये समीकरण का रूप है यही बहुपद कहलाता है। जिसका एक उदाहरण और समझ सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये भी एक बहुपद है। एक बहुपद और हम लिख कर देखते हैं, जैसे 3x प्लस 2 बराबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ 3x प्लस 2 बराबर से 7, ये भी एक बहुपद का ही प्रकार है। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक में जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आइए उसे जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जो बहुपद के प्रकार होते हैं उनको बांटा गया है उनकी घात के आधार पर। जैसे हमने अभी उदाहरण देखे थे जो, उनमें हमने x पर 2 घात लगाई थी और एक x को बिना घात के लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जिस समीकरण में x की जितनी घात होती है तो उस पूरे समीकरण में जिस x के पास सबसे अधिक घात होगी तो उस अधिक घात को ही ध्यान में रखा जाता है और वही हमें बताता है कि बहुपद किस प्रकार का है। तो बहुपद के पहले प्रकार जान लें। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 2 द्विघातीय बहुपद। नंबर 3 त्रिघातीय बहुपद। घात के आधार पर बहुपदों को 3 भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। यदि इसके बाद हम चौथे प्रकार की बात करें तो वहां पर घात को 4 घातीय बहुपद भी, जिसे चतुर्घातीय बहुपद भी कहा जाता है, इसके अलावा पंच घातीय बहुपद भी होता है। लेकिन जब घात की संख्या अधिकतम होती रहे तो हम अंत में कहते हैं कि n घातीय बहुपद। यहाँ पर n जो है वो घात की संख्या को दर्शाता है और जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो समीकरण हमारे सामने होगा, जो बहुपद होगा, उस बहुपद में कितनी घातें हैं। अब इसके बाद में हम इनके एक एक उदाहरण समझ लेते हैं ताकि इस प्रकार को अच्छे से जानें। सबसे पहले जैसे कि रैखिक बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक का मतलब है जिसकी मिनिमम या फिर कम से कम एक घात हो, चाहे कम से कम हो या फिर अधिकतम हो, वो एक घात ही होनी चाहिए। तो इसमें एक घात होती है, घात बराबर से 1 होती है। इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 2 बराबर 0, या कोई दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, √3x प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ पर जो ये दोनों उदाहरण हैं ये एक घातीय बहुपद के हैं, क्योंकि जो अचर संख्या होती है, यहाँ पर जो 3 है ये अचर संख्या है। इसको हम कितनी भी घात दें या फिर इसकी घात को कम कर दें तो इससे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो चर राशि होती है, ये एक चर राशि है, जो चर राशि होती है उसकी जितनी घात होगी, और यहाँ पर अगर एक से अधिक चर राशियां मौजूद हैं या फिर x को ही 2 बार काम में लिया गया है तो एक समान 2 चर राशियां हैं तो उनकी जो अधिकतम घात होगी वही उस समीकरण की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर चर की घात को हम ध्यान में रखते हैं, चर की अधिकतम
घात। इसके अलावा अगर यहाँ पर ध्यान दें हम, तो यहाँ पर भी जो चर की अधिकतम घात जो है, जो कोई नहीं है तब हम उसे 1 मानते हैं। जब इसकी घात अधिकतम 1 है तो इसलिए इसको घात 1 के रूप में लिखा गया है, जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो 3 है इसकी घात 1/2 है, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो हमें दर्शाता है कि घात 1/2 की गई है। लेकिन जो 3 है वो एक अचर संख्या है, और अचर संख्या की घात 1/3 होने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ पर चर संख्या की घात 2 होती या 3 होती तो हम उसे मानते कि वह द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपद में से एक होगा। लेकिन यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 दी हुई है, इस कारण से हम कहेंगे कि ये समीकरण जो है, जो ये बहुपद है, यह भी एक रैखिक बहुपद ही कहलाएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद पर। जो द्विघातीय बहुपद होता है उसमें घात की जो संख्या है, वह 2 होती है, और इसमें जो हम समीकरण काम में लेते हैं, जो हम बहुपद बनाते हैं, उसमें x की अधिकतम घात x, y, z कोई भी चर संख्या हो सकती है, उसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए, 5x² + 6x + 1 = 0। या फिर दूसरा ले सकते हैं 3y² + 6y = 1। तो ये दोनों ही उदाहरण जिसमें यहाँ पर चर राशि जो है वो x है और यहाँ पर जो चर राशि है वह y है, लेकिन इससे भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी अधिकतम घात को देखकर ही हम पहचान पाते हैं कि यह द्विघातीय बहुपद होगा या रैखिक बहुपद है या फिर त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पर x की अधिकतम घात पूरे समीकरण में ये 5x² लिखा हुआ है, तो इसमें x की अधिकतम घात 2 दी हुई है और यहाँ पर अधिकतम घात 1 दी हुई है। तो हम यहाँ पूरे समीकरण में देखेंगे किस चर संख्या के पास में सबसे अधिक घात दी हुई है। तो यहाँ पर 5x² में x की घात 2 दी हुई है, इस कारण से इसे द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y दोनों तरफ काम में लिया गया है, तो इस y के पास 1 घात है और इस y के पास 2 घात दी हुई है, इस कारण इसे कहा जाएगा द्विघातीय बहुपद, जिसमें y की घात 2 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। जिस त्रिघातीय बहुपद में जो घात होगी वह 3 होती है, और इसके बाद में 3 घात होने के बाद जब इसके समीकरण हैं उसमें हम आगे उसे जानते हैं। त्रिघातीय बहुपद में समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 5x³ + 6x² + 7x + 2 = 0। जैसे जैसे हम समीकरण में, जैसे जैसे हम बहुपदों में आगे बढ़ते हैं उनकी घातांक के आधार पर, तो यहाँ पर उनके घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में बढ़ने पर पदों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ देखा, जब एक घातीय बहुपद हम लिखते हैं तो उसको एक पद में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3x = 0। जब हम द्विघातीय बहुपद लिखते हैं तो उन्हें भी हम दो पद में या एक पद में लिख सकते हैं, लेकिन जब उसके सामान्य रूप की बात की जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले x की घात 2 लिखी जाएगी, फिर उसके बाद x की घात 1 होगी और फिर आगे बढ़कर x की घात 0 होगी, क्योंकि जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उस संपूर्ण राशि का मान 1 होता है। तो यहाँ पर यदि x की घात 0 माने तो 1 का गुणा 1 से करने पर 1 ही आएगा, क्योंकि x की घात 0 बराबर से 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसे मानेंगे हम 1 गुणा 1 बराबर से 1 ही लिखेंगे। तो इस कारण से यह पूरा जो मान है वो 1 में परिवर्तित होगा। तो यहाँ इन्हें घटते हुए, घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो 2 घात अधिकतम है, इसके पास 3 अधिकतम घात हैं, तो इनके क्रम होंगे 3 घात होगी पहले, फिर 2 घात होंगी, फिर 1 घात होगी, फिर घात 0 होगी। तो इस प्रकार इनका प्रक्रम चलता है। आगे आते हैं हम n घातीय बहुपद में। n घातीय बहुपद में जो घात की संख्या होती है वह n होती है। n यहाँ पर उस राशि को दर्शाता है जो यहाँ पर दिए हुए तीनों त्रिघातीय बहुपद से अधिक होती है। चाहे घात की संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। तो यहाँ पर n घातीय बहुपद का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक उदाहरण हम आपके लिए बता सकते हैं, जैसे कि 5xn + 2xn-1। यहाँ पर घात की जो संख्या है सबसे पहले सबसे अधिक होगी n, उसके बाद घात की संख्या 1 कम हो जाएगी और यही प्रक्रम प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ
कंटिन्यूस लगातार आगे बढ़ता रहेगा और अंत में वह मान आएगा जिस पर, जैसे मान लो हमने 1 लिखा, तो यहाँ x की जो घात है वो 0 होगी और बराबर कोई मान होगा, या तो 0 हो सकता है या कोई और संख्या हो सकती है जो एक अचर संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो बहुपद के प्रकार हैं वो घात के आधार पर लिखे जाते हैं। और यहाँ पर एक मुख्य बिंदु होता है, किसी भी बहुपद की घात। 1 नंबर के सवाल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दिए हुए बहुपदों की घात लिखिए। तो वहां पर जब भी बहुपद की घात की बात की जाती है तो हमें सबसे पहले बस ये देखना होगा कि जो पूरा समीकरण लिखा हुआ है, जैसे हमने ये कुछ उदाहरण लिखे हैं, तो यहाँ पर जो समीकरण लिखे हैं उनमें x, y, z जो भी चर संख्या दी हुई है उसकी उस पूरे समीकरण में अधिकतम घात कौन सी है। तो बहुपद की घात होती है बराबर चर राशि की अधिकतम घात। अब चाहे वो 1 हो तो उसमें हम लिख सकते हैं x की घात, यदि 2 दे रखी है तो हम उसमें 2 लिखेंगे तो घात तो कहलाएगी घात बराबर से 2 हो जाएगी। यदि x² लिखा हुआ है हमारे पास में तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 घात थी। यदि हमारे पास में लिखा हुआ है x³ तो हम कहेंगे जो घात है बराबर से वह 3 होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसको हम अब जानेंगे। तो आइए अब उसे हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय रूप, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमने बहुपद अभी समझे थे उनके जो शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और उनका ज्यामितीय रूप क्या होता है। तो शून्यांक को पहले समझ लेते हैं। बहुपद को हम जान चुके थे, अब हम बात करेंगे हमारे शून्यांक के बारे में। जो शून्यांक होते हैं, शून्यांक का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दिए हुए बहुपद को शून्य में परिवर्तित कर दे। जैसे कि एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है जिसको हम बहुपद में लिखते हैं कि 3 + x बराबर से 2। जैसा हमारा उदाहरण है 3 + x बराबर से 2। अब हम यहाँ पर जो x का मान वो निकालेंगे। हम जो ये संख्या हमें एक चर संख्या दे रखी है x, इसका एक ऐसा मान प्राप्त करते हैं जिससे दोनों पक्ष LHS और RHS संतुष्ट हो जाएं, बराबर हो जाएं। जब जिस मान पर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं उसे कहा जाता है शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है यदि हम एक पक्ष में सभी संख्याओं को एक पक्ष में ले आएं तो वह संपूर्ण मान जो है वो शून्य के बराबर हो जाए। तो कैसे देखिएगा जरा इसको। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो x को हम यहाँ रखेंगे और जो 3 है इसे हम इधर लेकर चले जाएंगे। तो इस 3 को इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ बराबर से 2, और जो 3 है ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस को हो जाएगा तो -3। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर से, अब जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो जो हमारा हल होगा वो भी माइनस में आएगा। तो हम अब 3 में से 2 घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार हमारे x का जो मान है वो आया है -1। तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो शून्यांक है, शून्यांक बराबर से होगा -1। तो इस प्रकार शून्यांक निकाला जाता है। यह शून्यांक हमने जो निकाला है यह है रैखिक पद में, जो रैखिक बहुपद है उसमें से हमने शून्यांक निकाला है। शून्यांकों को हम ज्यामितीय रूप से भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक बहुपद जो होता है उसका एक ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है जिस पर एक y अक्ष और एक x अक्ष होता है। ये वाला कहलाता है x अक्ष और इसे कहा जाता है y अक्ष, और इसे कहा जाता है -y अक्ष, और इसे कहा जाता है -x अक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये अक्ष होते हैं इन चारों अक्षों से मिलकर एक तल तैयार होता है जिसे कार्तीय तल कहा जाता है। इस कार्तीय तल पर प्रत्येक बहुपद की एक रेखा तैयार होती है। प्रत्येक बहुपद जो होता है वो एक रेखा का निर्माण करता है और x अक्ष पर वह रेखा जितनी बार उसे काट कर जाएगी या फिर उसे छू कर जाएगी तो उतना ही उस रेखा का या फिर उस बहुपद का शून्यांक होगा। यहाँ पर हम 3 रेखाएं बनाएंगे और उनमें प्रत्येक रेखा को समझेंगे कि वह कितने शून्यांक बता रही है। सबसे पहले देखो, यदि कोई रेखा इस प्रकार आए और यूं चली जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने यहाँ पर जो रेखा है इसका नाम बनते हैं, रिक्त लेते हैं L1 है ये रेखा। L1 जो रेखा थी यहाँ पर इसने
एक भी बार ना तो एक्स अक्ष को छुआ है और ना ही उसे काट कर गई है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो L1 है इसके शून्यांक जो है, L1 का जो शून्यांक है बराबर से होगा 0, क्योंकि इसने एक भी बार एक्स अक्ष को नहीं छुआ है तो इसलिए इसका शून्यांक 0 हो जाएगा। दूसरी रेखा बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक रेखा बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो अब यहां देखेंगे इसका नाम हम रखते हैं यहां पर L2। L2 जो रेखा होगी यह एक्स अक्ष को एक बार इसने यहां पर इसे काटा है, एक ये यहां पर 2 और ये एक पॉइंट यहां पर है ये 3, तो इसने 1 2 और 3 बार एक्स अक्ष को काटा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर L2 जो है उसके 3 शून्यांक होंगे, क्योंकि उसने 3 बार उसे काटा है। अगर यह इसे सिर्फ 2 बार काट कर जाती तो इसे कहलाता कि इसमें L2 के जो शून्यांक है वो 2 होंगे। अगर उसे सिर्फ एक बार काट कर चली जाती तो उसके जो शून्यांक है वो 1 होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि L2 में जो शून्यांक हैं, शून्यांक बराबर से हो जाएंगे 3। अब इसके बाद एक रेखा का निर्माण और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रेखा यहाँ पर बनाते हैं इस प्रकार से, जो यहाँ से आए और इस प्रकार इसे छूकर चली जाए, जिसका नाम है L3। L3 जो रेखा है वह यहाँ पर आती है और उसके बाद में इसे एक्स अक्ष को एक बार छूकर चली जाती है। जब यह इसे एक बार छूकर जा रही है तो हम कहेंगे कि इसने इसे एक्स अक्ष को बस एक बार छुआ है। तो एक बार टच करने का मतलब होता है कि वहां पर उसका जो शून्यांक है वो 1 होगा। 2 स्थितियां ऐसी बनती हैं, पहले इसको लिख लेते हैं हम कि शून्यांक बराबर से 1 हो जाएगा इस स्थिति में। हम बता रहे थे कि जो 2 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें शून्यांक 1 ही होता है, वो स्थितियां कौन सी होंगी उसको हम यहाँ एक दूसरा कार्तीय तल बना लेते हैं। एक तल ये हमने छोटा सा बना लिया है, या कोई रेखा इस प्रकार आकर एक बार काट कर चली जाए, कोई रेखा L1 एक्स अक्ष को आकर काटे और सीधी निकल जाए, तो इस स्थिति में यहां पर एक बिंदु है, कटान बिंदु यदि 1 है तो 1 शून्यांक होगा, और इसमें कटान बिंदु 3 थे तो 3 शून्यांक है। यदि दूसरी कोई स्थिति हो जिसमें एक रेखा आए इस प्रकार और उसे यू की आकृति में बस एक बार टच करके छूकर चली जाए, तब भी हम कहेंगे कि इसके पास जो शून्यांक है वो 1 होगा। एक्स अक्ष के साथ में किसी भी रेखा के द्वारा यदि एक्स अक्ष को स्पर्श किया जाता है या फिर उसे काटकर चले जाने पर जो स्थिति पैदा होती है उसमें हम कहते हैं कि शून्यांक का निर्माण हुआ है। और वह शून्यांक जो शून्यांक है वह संख्या इस पर निर्भर करेगी कि उसे कितनी बार छूकर गई है रेखा या फिर उसने कितनी बार उसे काटा है। तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। जिसका नाम है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो टॉपिक जो हमारा है वह शून्यांकों और गुणांकों के बीच के बारे में बात करता है कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो संबंध से पहले इनको हम थोड़ा और विशेष रूप से जान लेते हैं कि गुणांक और शून्यांक जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बहुपद जो है, शून्यांक जब निकाला जाता है तो शून्यांक की संख्या कितनी होगी यह निर्भर करता है कि बहुपद की घात कितनी है। यदि बहुपद के पास 2 घात है तो वहां पर शून्यांक भी 2 होंगे। यदि बहुपद के पास 3 घात है तो शून्यांक भी 3 होंगे। यदि बहुपद रैखिक है, इसका मतलब यदि उसकी 1 घात है तो उसके पास शून्यांक भी 1 ही होगा। तो हम इस टॉपिक में हम जिस शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं वहां मुख्य रूप से काम में लिया जाएगा द्विघातीय बहुपद को। द्विघातीय का मतलब है जिसकी 2 घात होंगी। तो हम यहाँ पर द्विघातीय बहुपद के बारे में बात करेंगे। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हम बात करें कि सामान्य स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है जिसमें सभी बहुपदों को लिखा जा सकता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। अब यहाँ x² जो है यह हमें बताता है कि जो बहुपद में चर संख्या है यह उसका द्विघातीय रूप है, जिससे हमें पता चलता है ये समीकरण जो है किस घातांक पर आधारित है। इस समीकरण इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर जो x² है इसका जो गुणांक है वो a कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कभी हम द्विघातीय समीकरण को लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद को लिखेंगे, तो उसमें x² का जो गुणांक होगा, गुणांक का मतलब क्या होता है, ये शब्द गुणांक जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ गुणा में लिखी हुई संख्या।
गुणांक बराबर होता है गुणा में लिखी हुई संख्या। तो इसके बाद अब एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर से ए होता है। चाहे तो हम इसे कैपिटल ए लिख सकते हैं या फिर लिखना चाहें तो इसे हम स्मॉल ए लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमने कैपिटल के रूप में लिखी है। अदरवाइज हम इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा देखो, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो स्मॉल ए, छोटा ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक्स के गुणांक के बारे में, एक्स का गुणांक, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक उसे कहा जाता है जो एक्स के साथ में लिखा हुआ है। तो एक्स के साथ में तो बी लिखा है, तो इस वजह से एक्स का गुणांक जो है वो बी होगा, या तो कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो संख्या है वह किसी का गुणांक नहीं होती, उसे अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या, अचर संख्या बराबर से होती है सी, या तो कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी और अचर संख्या सी होती है। यहां पर जो हमने गुणांक काम में लिए हैं, इन्हीं के रूप में हम अब संबंध जानेंगे कि शून्याङ्क और गुणांक, इन दोनों के मध्य क्या संबंध पाया जाता है। जब हमने देखा कि बहुपद के पास अधिकतम घात 2 है, जब बहुपद के पास अधिकतम घात 2 है तो इसका मतलब उसके पास शून्याङ्क भी 2 होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्क। द्विघातीय जो बहुपद होता है उसके शून्याङ्कों को 2 लिखा जाएगा। अब वो 2 शून्याङ्क कौन कौन से हैं, हम उनको अभी मान नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास में कोई समीकरण या कोई बहुपद नहीं है, लेकिन हम उनको मान सकते हैं। तो मानने के लिए हम उनको एक चिन्ह रूप देंगे। तो पहला जो होता है नंबर 1, शून्याङ्क 1 बराबर से जो है उसे हम एल्फा कहते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं एल्फा, इसको एल्फा कहा जाता है। दूसरा शून्याङ्क लिखते हैं शून्याङ्क 2 बराबर से, ये बी जैसा बनाया होता है, पहले हम बी बनाएंगे और उसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो इसे कहा जाता है बीटा। तो हमारे पास यदि द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्याङ्कों को एल्फा और बीटा कहेंगे। यदि हमारे पास में त्रिघातीय बहुपद होता तो पहले को एल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा कहते। तो गामा को हम आपको बता देते हैं, बाद में अगर हो सकता है आपके काम आ जाए तो एक बार आप इसे जान सकते हैं। तो गामा को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ये देखने में आर जैसा लगता है लेकिन आर से थोड़ा लंबाई से बनाना है और ऊपर से खोलकर, यहाँ से थोड़ा पतला रहेगा। तो इस प्रकार गामा बनाया जाता है, इसका नाम होता है गामा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि एल्फा बीटा, गामा में से गामा को अभी रहने देते हैं, तो एल्फा और जो बीटा होता है ये हमारे शून्याङ्क हो गए, और दूसरा है हमारे गुणांक। तो गुणांक कौन है हमारे, ए बी और सी। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो आइए अब हम संबंध को जानते हैं। तो सबसे पहले जो शून्याङ्क जो है, तो सबसे पहले यदि शून्याङ्कों का यदि हमें योग दे दिया जाए, हमसे कहा जाए कि हमारे पास द्विघात समीकरण था, उसमें हमने शून्याङ्क लिखे, दोनों शून्याङ्क हमारे पास मौजूद हैं, तो दोनों शून्याङ्कों का यदि हमें योग निकालना हो तो हम लिखेंगे शून्याङ्कों का योग बराबर से। अब योग क्या होगा, पहला शून्याङ्क तो एल्फा था और दूसरा शून्याङ्क बीटा था, तो एल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे लिए, एल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखते हैं, देखो माइनस पहले बाहर रहेगा, एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्याङ्कों का जो योग है वो संबंधित होता है इन गुणांकों से, कि सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में जब लिखते हैं तो ऊपर जो लिखा जाएगा अंश के रूप में जैसे लिखते हैं वह एक्स का गुणांक होता है, लेकिन वह ऋणात्मक होना चाहिए,
चाहे संख्या पहले से ऋणात्मक हो या धनात्मक, हमें ऋणात्मक चिन्ह अलग से लेना होगा। उसके बाद हर के रूप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, चाहे 1 हो या 2 हो या 5, कोई भी हो, हम वो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिखेंगे। अब इसे हम दूसरे रूप में लिख लेते हैं। ये तो हमने हिंदी में लिखा कि x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हम यहाँ जान चुके थे कि x का गुणांक क्या कहलाता है, b कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बराबर से, हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ये होगा x का जो गुणांक है वो b है, तो हम लिखेंगे b और उसे माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो माइनस का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है तो उसे लिखेंगे बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस b बटे a के। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप इसे लिख सकते हैं या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम अगले शून्यांक के संबंध के ऊपर चलते हैं। अगला जो शून्यांक का संबंध होता है वो होता है शून्यांकों का योग। हमने यहां देखा, अब हम आगे देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए, शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यांकों का गुणनफल है उसे कैसे लिखेंगे। देखो, तो हमने पहला शून्यांक अल्फा को माना था, दूसरा शून्यांक बीटा को। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा में लिखना, जो गुणा करने पर जो हल प्राप्त होता है वो गुणनफल होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा, और जब दो चिन्हों को एक दूसरे से गुणा किया जाता है ना, तो उन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। गुणा का मतलब होता है हम उन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों ही गुणा में है। जैसा कि यहाँ पर भी था, a को एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, इसका मतलब वो दोनों गुणा में है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर होगा किसके, शून्यांकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसमें देख लीजिएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद किसे माना था, अचर पद जो है, जो अचर संख्या है वो c होगी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है। तो इसमें लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर से होता है c बटे a। यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप अब यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनके बीच में हमने आपको संबंध समझा दिया है कि संबंध कैसे होता है और इन संबंधों को कैसे हम लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक में अब इतना ही। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आइए अब उसे हम देखते हैं। इस बहुपद के चैप्टर में आज इतना ही। फिर से हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।